हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधानों को समाहित करती है। दल बदल का मतलब है जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में इंक्लूड हो रहे हैं, तो उसको हम दल बदल या बोले एक तरीके से दल बदल ही बोलते हैं। ओके, दल बदल। तो उसको रोकने के लिए हमारे जो अनुसूची है, शेड्यूल है, उसमें एक शेड्यूल ऐड करा गया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी है फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी है एट शेड्यूल एंड ऑप्शन डी है 10th शेड्यूल। देखो, मैंने आपको शेड्यूल्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कराई है जिसमें ट्रिक थी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिसमें जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें एमोलमेंट्स के बारे में था, मतलब पेंशन भत्ते। और जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें शेड्यूल्स ट्राइब स्टेट्स के बारे में था, है ना, टीयर्स। और एट शेड्यूल है उसमें आपको देखो TEARS ऑफ ओल्ड, ठीक है ना। तो जो ओ से आ रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, तो वो 8 शेड्यूल में है। और 10th शेड्यूल में था एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल में था एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एंड जो ये सूची है इसमें ऐड किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज राइट। देख लेते हैं, देखो ये रहा पूरा। The 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलरली रेफर्स टू एज द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, जो कि इंसर्ट किया गया है 52nd अमेंडमेंट 1985 के थ्रू, ठीक है। और ये किस लिए लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जो अनस्टेबिलिटी हो रही थी पॉलिटिकल सिस्टम में, उसको स्टेबल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक केस है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप UPSC ले लें, चाहे आप PSC ले लें, चाहे आप CTS ले लें, मतलब कहीं ना कहीं ये केस उससे आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है। तो वो है किहोतो होलोहन, ठीक है, किहोतो होलोहन वर्सेस जयचलहू 1992 का केस, ठीक है, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, मतलब पैसा एक्ट इन 1996, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब सरकार द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पैसा एक्ट 1996 का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा उद्देश्य नहीं है, नोट वाला ध्यान रखना, ठीक है। मोस्टली हम गलत कर देते हैं और हम ये नहीं पढ़ते कि नोट भी लिखा है, ठीक है, और फिर हमारा क्वेश्चन तो गलत हो जाता है, ठीक। देखो, इसमें ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, ऑप्शन बी है टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, ऑप्शन सी है टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, ऑप्शन डी है टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। देखो ये पूरा हिंदी में है, आप देख सकते हैं। अनुशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना, और डी है जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, ठीक है। तो इसमें आपको बताया कि कौन सा इसमें प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। तो ये पैसा एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से अबॉलिश किया गया था, है ना, ब्रिटिश टाइम से जो कॉलोनियल सिस्टम चला था तभी से उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करा गया था, ठीक है। उनके जंगल काट दिए थे, उन्हें एक छोटे से सीमित जगह में कंसाइज कर दिया था, मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, उनको पारंपरिक अधिकारों की मान्यता देना कि उनके जो अधिकार हैं, जो ट्रेडिशनल राइट्स है वो बने रहें, ये भी करेक्ट है। सी है टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना। देखो ये पैसा एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि ऑटोनोमस रीजन क्रिएट करना है ट्राइबल्स के लिए, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको जो ट्राइबल्स एरियाज हैं उनको एक तरीके से सेल्फ गवर्नेंस देना है, ट्रेडिशनल राइट्स देना है, लेकिन ऑटोनोमस रीजन्स इनको नहीं है,
ठीक है, ये उनका जो पैसा एक्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये तो आपको जो प्रेसिडेंट है वो ही कर सकते हैं, वो ही ऑटोनोमस रीजन एक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ना कि ये पैसा एक्ट। ओके, याद रखना। और डी है टू फ्री ट्राइबल पीपल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, ये डी है। ठीक है, तो देखो ए बी और डी ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देख लेते हैं। देखो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है पैसा एक्ट कैसे और कब ऐड करा है, किस पार्ट में ऐड करा है वो भी इसमें डिफाइन है। तो पैसा एक्ट इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन दैट एक्सटेंड्स द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एज गिवन इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द 5th शेड्यूल एरियाज। ठीक है, विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एग्जेप्शंस। ठीक है, ये मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं और कुछ छूट भी हैं, और ये उसका फुल फॉर्म है द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ठीक है, उसको पैसा इन्होंने कहा। ठीक है, और ये इनेक्टेड टू एक्सटेंड द प्रोविजंस थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट टू द 5th शेड्यूल, मतलब 5th शेड्यूल में ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ है। और इसमें आपको इसका जो मेन मोटिव है वो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, और रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल्स। और द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एड्रेस सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा उनको जो प्रॉब्लम्स हुई है एक्सप्लॉयटेशन की, उसको एक तरीके से एड्रेस करने के लिए ये प्रोविजंस लाया गया है। ठीक है, ठीक। द एक्ट डिड नॉट हैव एनी प्रोविजन ऑफ क्रिएटेड एनी ऑटोनोमस रीजन। ठीक है, ये नोट कर लेना कि जो एक्ट है डिड नॉट हैव एनी प्रोविजंस ऑफ क्रिएटिंग एनी ऑटोनोमस रीजन, इसमें ऑटोनोमस रीजन को क्रिएट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब ये नोट वाली बात है वो है द स्टेट्स विथ 5th शेड्यूल एरियाज दैट आर कवर अंडर पैसा आर आंध्र प्रदेश। वो कौन कौन से स्टेट हैं जो पैसा एक्ट को कवर कर रहे हैं? वो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ठीक है, तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर जो कि 5th शेड्यूल में एक तरीके से ऐड हैं। ठीक है, तो पैसा एक्ट कौन से शेड्यूल तक सीमित है? 5th शेड्यूल। ठीक है, 5th शेड्यूल, नॉट 6th शेड्यूल। याद रखना, ये 6th शेड्यूल से रिलेटेड नहीं है, ये 5th शेड्यूल से है। ओके, और 6th शेड्यूल किस रिलेटेड है? वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो है इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। देखो, हम इकोनॉमिक जस्टिस है मतलब आर्थिक न्याय है, वो भारतीय संविधान के उद्देश्यों में कहाँ प्रदान किया गया है ना, कहाँ ये डिफाइन करा है, कहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? तो आपको बताना है। ए है द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, बी है द प्रियम्बल एंड द डीपीएसपी, सी है द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी, एंड डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो कि इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड है। तो देखो, प्रियम्बल में तो है, हमने पढ़ा था प्रियम्बल में। ठीक है, जस्टिस 3 टाइप की थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो उसमें इकोनॉमिक है, तो हाँ, तो मतलब ये रिलेटेड तो है प्रियम्बल से। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट में कहीं भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं करी गई है, कहीं भी डिफाइन नहीं है कि इकोनॉमिक जस्टिस इसमें है। ठीक है, और देखो तो प्रियम्बल तो है, देखो प्रियम्बल मैच कर रहा है, तो प्रियम्बल तो हेड है। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये सी वाला तो इनकरेक्ट है। प्रियम्बल मैच कर रहा है तो डी तो कैसे भी नहीं हो सकता, तो सी भी गलत है, ए भी गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में कहीं भी नहीं लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग बी सही है। ठीक है, देखो ऐसे हम एलिमिनेट करते हैं एग्जाम में, जब भी हमें एक ऑप्शन एक भी हमें चीज़ पता है, एक भी इंफॉर्मेशन में पता है, तो हम उसको एलिमिनेट करके राइट कर सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पर फंडामेंटल राइट को हटा दिया क्योंकि इसमें तो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं था। ठीक है, तो देख लो यार, फंडामेंटल राइट हटा देते हैं, एक तो ए से हटा देते हैं, तो ए गलत हो गया। ठीक है, सी हटा देते हैं, सी, और डी तो जब प्रियम्बल में है तो डी तो वैसे ही गलत हो गया, तो डी में बिल्कुल नहीं, इसमें बोला कोई भी नहीं है, जबकि प्रियम्बल में है, तो हमने डी हटा दिया, सी हटा दिया और ए हटा दिया। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि द प्रियम्बल एंड द डीपीएसपी में ये डिफाइन है इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ पर है। तो देखो, द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल embraces 3 distinct features, social, economic and political, secures through various provisions of fundamental rights and direct principles। ठीक है, जो डीपीएसपी है और देखो, secures through various provisions of fundamental rights and direct principles,
तो मतलब ये डीपीएसपी में है और ये सिक्योर कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को भी एंड डीपीएसपी को भी, ठीक है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस इज आल्सो मेंशन्ड अंडर द डीपीएसपी आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसको मेंशन किया है, ठीक है, याद रहेगा। तो आर्टिकल 39 में डीपीएसपी डिफाइन है, जिसमें कि पॉलिसी के बारे में है कि मतलब जो स्टेट है वो पॉलिसी बनाएगा इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, ठीक है। ये आर्टिकल 39 में है। और आर्टिकल 39A में है जो एड से रिलेटेड है, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एड, ठीक है। तो वो आर्टिकल 39 में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मतलब भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संसदीय सरकार में संस्थागत रूप से निहित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत है या कौन सा ऐसा प्रोविजन है, प्रिंसिपल है जो कि बता रहा है संसदीय सरकार के लिए, ठीक है। तो देख लो, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये पहला ऑप्शन है कि मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट का जो मेंबर है वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का मेंबर रहेगा, ठीक है। ये कहीं कहीं ये बात तो सही लग रही है, ठीक है, देख लेते हैं आगे। सेकेंड है मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, तब तक पद पर रहेंगे जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये भी कहीं कहीं हमें सही लग रहा है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट देखो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व राष्ट्र के प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट द्वारा किया जाता है। जो देखो एक बात याद रखना, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या हेड ऑफ द स्टेट के थ्रू जो कैबिनेट है वो हेड करी जाती है क्या? ये आपको मतलब एक तरीके से अपने दिमाग पे जोर देना है कि हेड ऑफ स्टेट क्या कैबिनेट को हेड करते हैं। और क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अगर इनकरेक्ट पूछते तो हम 3 लगाते, लेकिन इसमें पूछ रहे हैं करेक्ट आंसर बताओ कौन सा सही है, ठीक है। तो 1 2 तो हमें सही लग रहा है, लेकिन 3 हमें इनकरेक्ट लग रहा है कि कैबिनेट कभी भी जो कैबिनेट है वो कभी भी हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा हेड एक तरीके से नेतृत्व नहीं करी गई है, ठीक है। तो वो तो प्रधानमंत्री कैबिनेट को नेतृत्व करते हैं, है ना। तो ये तो 3 गलत हो गया। तो इससे हमारा ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, 1 और 2, क्योंकि 3 हमने हटा दिया है क्योंकि 3 गलत है और उसमें पूछ रहा था कि कौन सा आंसर सही है। ए 1 और 2, बी है 3 ओनली, सी है 2 और 3 एंड डी है 1 और 2 और 3, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट। देख लो हमने ए बताया था 1 और 2, तो ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। देख लेते हैं, ये रहा पूरा आंसर। क्यों गलत है 3? क्योंकि द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया वेयरएज द कैबिनेट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ये हेड होती है कैबिनेट, इसलिए ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन। मतलब भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो आपको बताना है ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो कि शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। देखो ऑप्शन ए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपी। सेकंड है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। 3 है 5th शेड्यूल, 4 है 6th शेड्यूल एंड 5 है 7th शेड्यूल, ठीक है। अब हमें ये शेड्यूल्स इनके बारे में कुछ कुछ तो पता है ना, मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई है तो आपको शायद पता होगा 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल। अब देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जो कोड दे रखा है उसमें से आपको जो सही आंसर है वो बताना है, ठीक है। तो देखो डीपीएसपी में एजुकेशन के लिए प्रोविजंस तो हैं, डीपीएसपी में एजुकेशन के लिए प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 45 है, ठीक है, आर्टिकल 45 में है, ठीक। और रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ इनमें भी है, ठीक है, इनमें भी एजुकेशन के प्रोविजंस हैं। एंड 5th शेड्यूल जो कि ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको स्टेट्स भी बताई थी, एमपी था, महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 5th शेड्यूल में है। 6th शेड्यूल में किस रिलेटेड है? वो भी है, वो नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज रिलेटेड है, तो उसमें भी एजुकेशन के लिए प्रोविजंस हैं।
एंड 7 शेड्यूल है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है, ठीक है, तो उसमें भी है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये पूरे करेक्ट है, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। चलते हैं अब देखो आंसर हम चेक करेंगे पहले। देखो ऑप्शन डी इज राइट। अब उसमें बताया डीपीएसपी में कहा है आर्टिकल 45 में, जिसमें लिखा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर, ठीक है। अब सेकंड है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि शेड्यूल 11 एंड 12 शेड्यूल है, ठीक है। एम्पावर लोकल बॉडीज टू इम्प्रूव एजुकेशन। एंड जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट वो 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा है 21A, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और 5th एंड 6th शेड्यूल में ट्राइबल्स के लिए है, जो कि प्रोटेक्शन फॉर ट्राइबल्स प्रमोट एजुकेशन इन लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज है उसी में उनको लैंग्वेज एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये 5th एंड 6th शेड्यूल में प्रोविजन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो ये पूरी ट्रिक फिर से मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। आई होप इस बार आप इसको लर्न कर लेंगे, मुझे दोबारा ना बताना पड़े, बिना पूछे आप इसको मेरे बिना पूछे ही इसको है ना रट लेना, वरना फिर पता चले मैं दोबारा पूछूं और आपको पता ही नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लीड टू पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन बी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन अ यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। देखो हिंदी में बताऊं तो ये रखे हैं पूरे। फर्स्ट है तीसरे गोल में सम्मेलन की जो चर्चाएं हैं अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित करने का कारण बनी, ठीक है। और सेकंड है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के एक संघ पर आधारित एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की व्यवस्था करी। देखो जिसने ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है स्टार्टिंग के चैप्टर्स, तो उसे आराम से पता होगा, ठीक है, उससे आराम से पता होगा, क्योंकि जो ये एक्ट्स हैं उसी में है, ठीक है। तो आप आराम से बता दोगे कि इसमें कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है, तो A 1, B है 2, C है बोथ एंड D है नाइदर। तो कौन सा सही है? आंसर C इज राइट। चलो देख लेते हैं। देखो 24 का सॉल्यूशन C। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो आपको जब तक ये एक्ट्स लर्न नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं बता सकते हो, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें ये 2009 में आया, याद रखना, ठीक है, दोबारा भी आ सकता है पर याद रखो, सरकार को कर और शुल्क लगाने का जो अधिकार है, जो हम टैक्स दे रहे हैं जैसे कि GST दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स है। तो आपको बताना है कि सरकार को जो कर और शुल्क लगाने का अधिकार संविधान की किस सूची में प्रदान किया गया है, ठीक है, उसका भी जो गवर्नमेंट है उसको ये राइट दिया गया है, ठीक है, टैक्स लगाने का। जो हम बोलते हैं ना टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो हमें पता ही नहीं कौन से आर्टिकल के थ्रू, कौन से प्रोविजन के थ्रू गवर्नमेंट ने हम पर जो टैक्स लगाया है। तो देखते हैं कौन कौन से इसमें 6 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल है और 9 शेड्यूल है एंड 11 शेड्यूल है, ठीक है। हिंदी में देख लो 6वीं 7वीं 9वीं और 11वीं अनुसूची। तो देखो जो ये टैक्स वाला जो प्रोविज़न है वो जहाँ तक मुझे पता है वो 7वीं अनुसूची से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें कि स्टेट, यूनियन एंड फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेट, यूनियन एंड कंकरेंट जो लिस्ट हैं उन 3 लिस्टों में जो ये टैक्स वाला बात है वो यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। देख लेते हैं आंसर, मेरे हिसाब से B है, देख लो, देखो ये रहा, और जो कि यूनियन लिस्ट में आता है। अब 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस मीन्स दैट पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर, मतलब ओनली पार्लियामेंट के पास केवल ये पावर है टू मेक लॉज ऑन दिस लिस्ट, मतलब जो भी टैक्स के ऊपर जो भी लॉज होंगे तो उस पर पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिवली पावर है, ना कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर पावर बना रही है, ठीक है, कोई रूल बना रही है, लॉ बना रही है, नो, ओनली किसके पास ये पावर है? ओनली पार्लियामेंट के पास, ठीक है, याद रखेंगे। 7 शेड्यूल है और यूनियन लिस्ट है, ठीक है, और इसमें 82 वो थे टैक्स की एंट्री, ठीक है।
देखो नोट वाली बात ये है, जो टैक्सेस लीवीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? कस्टम ड्यूटीज़ हैं, एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, सर्विस टैक्स है एंड जीएसटी टैक्स है। ठीक है, और जीएसटी में भी है सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, ये 6 हैं, तो याद रखना आप कौन कौन से हैं। कस्टम ड्यूटीज़ है, मेरे साथ दोहराएंगे। कस्टम ड्यूटीज़ हैं, एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, सर्विस टैक्स है एंड जीएसटी है। और जीएसटी में कौन सा है? सीजीएसटी। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी। एक बार और, ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सर्विस टैक्स एंड जीएसटी। ठीक है, अब चलते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से टैक्सेस हैं? वो है सेल्स टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स है, देखो सेल्स टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, स्टैम्प ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स है एंड जीएसटी। जो इसमें कौन सी जीएसटी है? स्टेट जीएसटी। ठीक है, और प्रीवियस में कौन सी थी? वो सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, तो ये टैक्स की जो लिस्ट है ये आपको याद रखनी है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। इसको आप ट्रिक से कर लो या फिर कुछ और लगा के जुगाड़। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? सेल्स टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड जीएसटी, वो भी स्टेट जीएसटी। ठीक है, चलो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं, ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।